नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हमारे और आपके फेवरेट टॉपिक पेट्स यानी पालतू जानवरों के बारे में। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी क्यूट वीडियोस या इंसानों के साथ उनके प्यार की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इस मॉडर्न पेट कल्चर के पीछे छिपी उस बहुस्तरीय तेजी से बढ़ती हुई दुनिया को डिकोड करेंगे जो शायद हमें रोजमर्रा की जिंदगी में नजर नहीं आती। हम जानेंगे इस विशाल अर्थव्यवस्था के बारे में, इसके पीछे छिपी गहरी सामाजिक असमानताओं के बारे में और उन एथिकल सवालों के बारे में जो इस नए दौर में खड़े हो गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा गुरुग्राम में रहने वाली लैसी नाम की एक लहासा अपसो कुतिया की इमेजिन कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि लैसी क्या खाती है, तो सुनिए, उसका खाना कोई नॉर्मल पैकेट वाला डॉग फूड नहीं है। उसके लिए बाकायदा एक डीलक्स थाली परोसी जाती है, जिसमें एक फ्राइड एग होता है, पनीर के टुकड़े होते हैं, चिकन ऑर्गन और शोरबा होता है और एक अलग बॉल में चावल और मैश किया हुआ मांस। और सबसे कमाल की बात, लैसी तब तक अपना खाना शुरू ही नहीं करती जब तक कि उसका पूरा इंसानी परिवार उसे खाते हुए देखने के लिए वहां मौजूद ना हो। सच में, ये आज के दौर के लाड़ प्यार और इस नए पेट ओनरशिप का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका सीधा सा जवाब है एक ग्लोबल ट्रेंड जिसे हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ पेट्स कहते हैं। इसका मतलब है पालतू जानवरों को बिल्कुल अपने इंसानी परिवार के सदस्यों की तरह ट्रीट करना। आज के समय में लोग खुद को जानवर का मालिक कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि वो खुद को गर्व से पेट पेरेंट कहते हैं। और इसी जज्बाती बदलाव ने एक पूरी नई कंज्यूमर कैटेगरी खड़ी कर दी है। आज लोग अपने पेट्स की प्रीमियम केयर, वेलनेस और पर्सनलाइज सेवाओं पर जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी झिझक के। तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरे इकोसिस्टम को 4 अहम हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। पहला, हम इस पैम्पर्ड पेट एरा को करीब से देखेंगे। फिर हम उस मल्टी बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के नंबर गेम को समझेंगे। उसके बाद हम पेट लग्जरी की परछाई में छिपे शहरी विभाजन की बात करेंगे। और आखिर में इस पूरी ट्रेड को रेगुलेट करने और जानवरों के कल्याण की बात होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द पैम्पर्ड पेट एरा की। कैसे हमारे पेट्स घर के बाहर बने लकड़ी के छोटे घरों या आंगन से निकलकर सीधे हमारे बेडरूम्स और लग्जरी बोर्डिंग तक पहुंच गए हैं। शहरीकरण ने हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारे जानवरों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल दी है। इस बदलाव को समझने के लिए गुरुग्राम का ही एक और मजेदार किस्सा सुनिए। गोबी नाम का एक फ्रेंच बुलडॉग है। उसकी सुबह तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि उसके बिस्तर पर उसका फेवरेट चिकन नाश्ता लाकर उसकी नाक के नीचे लहराया न जाए। जी हां, जब तक गोबी को वो महक पसंद नहीं आती और वो उसे अप्रूव नहीं करता, तब तक वो उठता ही नहीं। सुनने में ये बात बहुत फनी लग सकती है, लेकिन ये इस बात का एक सॉलिड प्रूफ है कि आजकल लोग अपने पालतू जानवरों की नखरे उठाने और उन्हें आराम देने के लिए किस हद तक जाने लगे हैं। लेकिन देखिए, ये सारा लाड़ प्यार सिर्फ जज्बातों तक सीमित नहीं है। इसने मार्केट में एक जबरदस्त बूम ला दिया है। तो आइए अब हम इस ग्लोबल पेट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, $12.5 बिलियन। अनुमान है कि 2035 तक ग्लोबल पेट होटल मार्केट की वैल्यू इस आंकड़े को छू लेगी। और ये कोई धीमी ग्रोथ नहीं है। ये इंडस्ट्री 8.6% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से आगे बढ़ रही है। आज जब लोग काम पर जाते हैं या छुट्टियों पर निकलते हैं तो वो अपने पेट्स को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें एक सेफ और प्रीमियम जगह चाहिए, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार बैठे हैं। अगर हम इस पूरे मार्केट को जानवरों के हिसाब से बांटें तो डॉग होटल्स का दबदबा साफ नजर आता है। 2025 के अनुमान के मुताबिक इस बाजार का 62.4% हिस्सा अकेले कुत्तों की बोर्डिंग के पास है। और ये काफ़ी लॉजिकल भी है, क्योंकि कुत्तों को बाहर घुमाने, स्पेशलाइज्ड ग्रूमिंग और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपको इन हाई एंड सुविधाओं में ही मिल सकती है। लेकिन बिल्लियों का केस कुत्तों से काफ़ी अलग होता है। बिल्लियों की बोर्डिंग का तरीका समय के साथ बहुत इवॉल्व हुआ है। पहले कम्यूनल बोर्डिंग होती थी, जहां कई बिल्लियां एक साथ रहती थीं। ये सस्ती तो थीं, लेकिन वहां बीमारियां फैलने और लड़ाइयों का बहुत रिस्क रहता था। फिर सेमी कम्यूनल का दौर आया, और आजकल सेल्ड बोर्डिंग का ट्रेंड है, यानी जालीदार प्राइवेट कमरे जहां एक बिल्ली दूसरी से बिल्कुल नहीं मिलती। एकदम सेफ, हाइजीनिक और जाहिर सी बात है काफी महंगी। इसके अलावा प्राइवेट कैट सेटर्स की डिमांड भी आज आसमान छू रही है। और ये पेट बूम कोई 1 या 2 देशों की कहानी नहीं है। जापान के आंकड़ों पर गौर कीजिए। वहां 2025 से 2035 के बीच 10.8% की सबसे तेज ग्रोथ का अनुमान है।
ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जन्मदर तेजी से गिर रही है और लोग भावनात्मक सहारे और अकेलेपन को दूर करने के लिए पेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। इसी वजह से जापान इस मार्केट को लीड कर रहा है, जिसके पीछे पीछे चीन और यूके भी इसी राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हर चमकदार चीज के पीछे एक परछाई भी होती है, और हमारी चर्चा का ये तीसरा पहलू उसी शैडो ऑफ पेट लग्जरी के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे इतना पैसा और इतनी सुविधाएं होने के बावजूद गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में एक बहुत गहरी शहरी खाई पैदा हो गई है। एक ही शहर में रहने वाले कुत्तों की दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां देखिए। एक तरफ हैं कॉन्डो डॉग्स, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। ये प्योर ब्रीड हैं, इनकी समय पर ग्रूमिंग होती है, इनके पंजे धोने के लिए अलग सिंक बने हैं। और दूसरी तरफ है हमारे स्ट्रीट डॉग्स या सड़क के कुत्ते। अक्सर इन्हें सिर्फ अतिक्रमण करने वाला माना जाता है, सोसाइटियों के गार्ड्स इन्हें भगा देते हैं और इनका पूरा जीवन वॉलंटियर्स द्वारा दिए गए थोड़ा बहुत खाने पर निर्भर करता है। ये कंट्रास्ट वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये सामाजिक खाई सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है, इंसानों पर भी इसका गहरा असर है। खुर्शीद और पूर्णिमा राय जैसे डॉग वॉकर्स के बारे में सोचिए। ये वो वॉकिंग क्लास लोग हैं जो इन एलीट कुत्तों को सुबह शाम घुमाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन खुद उन्हें इन लग्जरी सोसाइटियों में गहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके लिए पार्क के बेंच पर बैठना मना होता है, कुछ खास रास्तों पर चलने की मनाही होती है। मतलब पालतू जानवरों को तो परिवार का हिस्सा मान लिया गया है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाले इंसानों के लिए नियम आज भी बहुत कड़े और भेदभाव से भरे हैं। इसके अलावा इस लग्जरी लाइफस्टाइल की एक बहुत भारी पर्यावरणीय कीमत भी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गुरुग्राम में सिर्फ एक दशक के भीतर भूजल स्तर में 82% की खतरनाक गिरावट आई है। पानी में कैल्शियम, फ्लोराइड और नाइट्रेट का स्तर जानलेवा हो चुका है। अंडरपास बिना ट्रीट किए गए सीवेज से भर जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, लग्जरी कॉन्डो के हरे भरे लॉन और डॉग पार्क्स को सींचने के लिए ट्रीटेड सीवेज के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अनियोजित विकास का एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। तो जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है और इतनी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो जाहिर है कुछ नियम कानून होने चाहिए। हमारे चौथे और आखिरी हिस्से में हम यही समझेंगे कि जानवरों को एक महज कमोडिटी या वस्तु बनने से रोकने के लिए इस ट्रेड को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। रेगुलेशन क्यों जरूरी है, इसे इस फ्रेंच बुलडॉग के उदाहरण से समझिए। इनके चपटे चेहरे देखने में बहुत क्यूट लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इसकी वजह से इन्हें जिंदगी भर सांस लेने में भारी तकलीफ झेलनी पड़ती है। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं है। औद्योगिक क्रांति के दौरान छोटे कुत्ते बनाने की इंसानों की जिद और क्रॉस ब्रीडिंग का ये एक जेनेटिक नतीजा है। जब इंसान अपने शौक के लिए जानवरों की बनावट से खिलवाड़ करता है, तो उसका सीधा असर इन बेजुबानों की सेहत और जिंदगी पर पड़ता है। और इन्हीं अनैतिक प्रैक्टिसेस पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने 2017 में डॉग ब्रीडिंग रूल्स लागू किए। इन नियमों ने बहुत कुछ बदल दिया। अब हर ब्रीडर के लिए रजिस्ट्रेशन और सालाना इंस्पेक्शन करवाना एकदम अनिवार्य है। हर पिल्ले यानी पपी की माइक्रोचिपिंग और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी हो गया है। 8 हफ्ते से छोटे पपी को उसकी मां से अलग करके बेचा ही नहीं जा सकता। और अगर कोई कुत्ता 6 महीने का हो गया है और नहीं बिका है, तो उसकी नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन करानी ही होगी। ये जानवरों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम है। बीमारियों को रोकने के लिए ब्रीडिंग या मेटिंग के नियम भी बहुत सख्त और क्लियर कर दिए गए हैं। आउटब्रीडिंग यानी दो बिल्कुल अलग कुत्तों की ब्रीडिंग को अनुमति है। लाइन ब्रीडिंग जहां दूर की रिश्तेदारी हो वो भी चल सकता है, लेकिन इन ब्रीडिंग जैसे कि कजिन्स के बीच और इंसेस्ट ब्रीडिंग जैसे माता पिता और बच्चों या भाई बहनों के बीच ब्रीडिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, यही वो तरीके हैं जिनसे जानवरों में गंभीर और जानलेवा जेनेटिक बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे अहम बात, फीमेल डॉग्स को शारीरिक शोषण से बचाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। एक फीमेल डॉग से सिर्फ 18 महीने से लेकर 8 साल की उम्र तक ही ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। वो अपने पूरे जीवन में अधिकतम 5 बार ही बच्चों को जन्म दे सकती है, और वो भी साल में सिर्फ 1 बार। लगातार 2 ब्रीडिंग सीजन में इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। और हाँ, सुंदरता बढ़ाने के नाम पर कुत्तों की पूंछ काटना या कान काटना, ये सब अब सख्त तौर पर गैर कानूनी और इल्लीगल है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने पेट्स को इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को बड़ा बना रहे हैं, हम इस लग्जरी और जानवरों के एथिकल ट्रीटमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाएं
और क्या हम उन वर्किंग क्लास लोगों के अधिकारों को भूल तो नहीं रहे जो इन जानवरों की देखभाल करते हैं? जरा सोचिएगा कि क्या हमारा ये लाड़ प्यार वास्तव में जानवरों की भलाई के लिए है या ये हमारी अपनी एक महंगी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनकर रह गया है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।